लास्ट क्लास में वो डिस्कस किए थे कि मैग्नेट का डिस्कवर कैसे हुआ था। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे मैग्नेट किसको कहते हैं, एंड लास्ट में डिस्कस किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट के बारे में, जिसमें हम लोग नेचुरल मैग्नेट के बारे में बात किए थे, आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में बात नहीं किए थे। तो आज के क्लास में हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट, द मैग्नेट्स आर मेड बाय मैन which are prepared by using elements like iron, cobalt, nickel or their combination. आर्टिफिशियल मैग्नेट किसको कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इंसानों के द्वारा बनाया हुआ मैग्नेट को आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। देखिए दो वर्ड आप अच्छे से समझिएगा, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल किसको कहते हैं, जो हमें नेचर से मिला है उसको नेचुरल कहते हैं, और जो इंसानों ने बनाया है उसको हम लोग आर्टिफिशियल कहते हैं। तो जो नेचर में मिला मैग्नेट उसको नेचुरल मैग्नेट बोलेंगे, और जो इंसानों ने बनाया है मैग्नेट उसको हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलेंगे। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट किसको कहेंगे, जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, वो सारे मैग्नेट को हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलेंगे। यहां तक क्लियर। आर्टिफिशियल मैग्नेट किससे बनाया जाता है, तो बनाने के लिए कुछ हम लोग एलिमेंट्स यूज करते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड इस सब का कॉम्बिनेशन। यानी कि आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने के लिए हम कुछ एलिमेंट्स का भी यूज करते हैं। वो एलिमेंट क्या क्या है, जैसे आयरन का यूज करके हम लोग बनाते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, कोबाल्ट का भी यूज करके बनाते हैं, निकेल का भी यूज करके बनाते हैं, और इन सब का कॉम्बिनेशन का भी यूज करके हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं। क्लियर हुआ आर्टिफिशियल मैग्नेट किसको कहते हैं, क्लियर हो गया, वेरी गुड। कुछ पॉइंट्स हमने लिखा है आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में जो आपको जानना जरूरी भी है। पहला पॉइंट है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है नेचुरल मैग्नेट से। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कैन बी मेड इन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। आर्टिफिशियल कौन बना रहा है, इंसान बना रहा है। तो इंसान का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट हो तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग शेप में मैग्नेट को बना सकता है। यानी कि आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है हम उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से शेप दे सकते हैं। अगर मान लो कि मुझे रिक्वायरमेंट है यू शेप का, मतलब हमें एक यू शेप में एक मैग्नेट हमें चाहिए, तो हम एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बना देंगे यू शेप में। अगर मुझे मान लीजिए कि नहीं हमको इस शेप में एक मैग्नेट चाहिए, तो हम इस शेप में एक मैग्नेट बना देंगे। किसी को बार शेप में रिक्वायरमेंट है तो बार शेप में बना देगा। यानी कि सिंपल है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है उसको हम डिफरेंट शेप में बना सकते हैं जैसा रिक्वायरमेंट होगा। मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं। ये एक फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है कि हम आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं, शेप दे सकते हैं। बट नेचुरल मैग्नेट में प्रॉब्लम क्या है कि उसमें हम शेप नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो नेचर से ऑलरेडी मिला है, ऑलरेडी नेचर ने शेप दे दिया है उसको, हम उसको क्या देंगे शेप। वास्तव में मतलब नेचर से जो मिला वो एक्सेप्ट कर लो, बट आर्टिफिशियल में क्या है, इंसानों ने बनाया है तो ये अपने हिसाब से शेप दे सकता है, उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से शेप दे सकता है। यहां तक क्लियर हो गया। ये पॉइंट समझ में आया कि आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट शेप दे सकते हैं। क्लियर हो गया, ये दो पॉइंट समझ में आया। आर्टिफिशियल मैग्नेट समझ में आया। आर्टिफिशियल मैग्नेट का कुछ एग्जांपल्स है, आपको एग्जांपल्स बता दे रहा हूं जो कॉमन एग्जांपल्स है, वो दिमाग में आप रखेंगे। एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। पहला, मैग्नेटिक नीडल। जो कंपास में जो मैग्नेटिक नीडल होता है जिसका हम लोग यूज किए थे स्टेट के एक्सपेरिमेंट में, वो कैसा मैग्नेट है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है। वो इंसान ने बनाया है, वो नेचर से नहीं मिला है। क्लियर। वो कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। इसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। दूसरा, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। देखिए बार मैग्नेट जो है आपका कुछ ऐसा रहता है, ऐसा। बट हम 2D में मतलब प्लेन में बनाया था डायग्राम, इसलिए ऐसा था, बट एक्चुअली ऐसा होता है बार मैग्नेट। इसके पास नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है।
बार मैग्नेट के बारे में हम एक दिन पढ़ेंगे, पूरा क्लास ही बार मैग्नेट का होगा हमारा। क्लियर? तो बार मैग्नेट के बारे में मत सोचिएगा ज्यादा, बार मैग्नेट को हम डिटेल में बढ़िया से डिस्कस करेंगे बार मैग्नेट के बारे में। तो बार मैग्नेट भी कैसा मैग्नेट है? आर्टिफिशियल मैग्नेट है। थर्ड, हॉर्स शू मैग्नेट, इसको यू शेप मैग्नेट भी कहते हैं हम लोग। हॉर्स शू मैग्नेट को हम लोग यू शेप मैग्नेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यू शेप में होता है। एक ऐसा शेप में, यू शेप में मैग्नेट होता है, दैट्स वाई इसको हम लोग यू शेप मैग्नेट भी कहते हैं और हॉर्स शू मैग्नेट भी कहते हैं। इसको एक और नाम क्या बोलते हैं? यू शेप मैग्नेट। यू शेप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये यू के शेप में है, इसलिए इसको यू शेप मैग्नेट कहते हैं। हॉर्स शू मैग्नेट क्यों कहते हैं? क्योंकि घोड़े का जो नाल होता है, उसमें जो नाल लगाया जाता है इसी शेप में लगाया जाता है। घोड़ा अगर आप देखे होंगे तो घोड़े का जो पैर में नाल लगाया जाता है वो यू शेप में लगाया जाता है। तो ये जो मैग्नेट जो है एक्चुअली घोड़े के नाल के जैसा ही है, इसलिए हॉर्स शू मैग्नेट कहा जाता है इसको, और यू शेप होने की वजह से इसको यू शेप मैग्नेट भी कहा जाता है। क्लियर? एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसके बारे में कि ये जो सिंबल है, ये सिंबल एक्चुअली यूनिवर्सल सिंबल है मैग्नेट के लिए। यानी कि यू शेप मैग्नेट का या हॉर्स शू मैग्नेट का जो सिंबल होता है, ये वाला यू, ये यूनिवर्सल सिंबल है मैग्नेट का। यूनिवर्सल सिंबल है मैग्नेट का। यूनिवर्सल सिंबल कहने का मतलब, आप कोई गेम खेले होंगे, देखे होंगे मोबाइल में, तो जब गेम खेलते होंगे तो कुछ एक ऐसा जगह आता होगा जैसे मैग्नेट कलेक्ट करने वाला मैग्नेट कलेक्ट कर लो, कोई थ्रस्टर कलेक्ट करने के लिए आता है, कोई की कलेक्ट करने के लिए आता है। तो मैग्नेट जब कलेक्ट करने के लिए आता है तो मैग्नेट का जो सिंबल दिखाता है गेम में कुछ ऐसा ही दिखाता है। अब देखिएगा कि अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं तो गेम में जो मैग्नेट का सिंबल दिखाएगा वो इसी टाइप का दिखाता है। आप कहीं भी चले जाइए, अगर मैग्नेट का आपको सिंबल कहीं दिखा रहा है तो आपको यही शेप में दिखाएगा। तो इस शेप को आप देख के समझ जाइएगा कि एक्चुअली ये मैग्नेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सिंबल जो है यूनिवर्सल सिंबल है मैग्नेट का। ये सिंबल अगर जहां भी आपको दिखे तो समझिएगा मैग्नेट की बात कर रहा है। गेम भी खेल रहा है तो गेम में अगर ये सिंबल दिख रहा है तो समझिए कि मैग्नेट है, मैग्नेट कलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। बात समझ रहे हैं? तो यूनिवर्सल सिंबल यानी कि मैग्नेट को ये रिप्रेजेंट करता है सिंबल, ये मैग्नेट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिवर्सल सिंबल क्या है मैग्नेट का, तो आप यू शेप वाला बना दीजिएगा। क्या बना दीजिएगा? यू शेप वाला। अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिवर्सल सिंबल मैग्नेट का क्या है, तो आप बोलिएगा यू शेप। क्या है? यू शेप, यानी कि ये वाला। क्लियर? बट ये भी कैसा है? आर्टिफिशियल मैग्नेट है, ये भी इंसान ने बनाया है। क्लियर? लास्ट में सिलिंड्रिकल मैग्नेट। लास्ट में क्या है? सिलिंड्रिकल मैग्नेट। सिलिंड्रिकल मैग्नेट मतलब ऐसा सिलेंडर के शेप में, ऐसा रड टाइप का, ऐसा रड के शेप में हो, सर्कुलर इस टाइप का, ये है आपका सिलिंड्रिकल मैग्नेट। बात समझ में है? ये था आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब आगे हम लोग बात करेंगे इसका आर्टिफिशियल मैग्नेट का दो टाइप्स के बारे में। दो टाइप्स होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट का, मैं आपको लिख दे रहा हूं। टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। देखिए आर्टिफिशियल का भी टाइप्स होता है, दो टाइप्स का होता है। ये आर्टिफिशियल मैग्नेट दो टाइप का होता है। एक होता है परमानेंट मैग्नेट एंड दूसरा होता है टेम्पोररी मैग्नेट। टेम्पोररी मैग्नेट यानी कि आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है दो टाइप का होता है, परमानेंट मैग्नेट और दूसरा होता है टेम्पोररी मैग्नेट। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि आर्टिफिशियल मैग्नेट कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। पहला परमानेंट मैग्नेट एंड दूसरा टेम्पोररी मैग्नेट। इन दोनों मैग्नेट को अगर आपको अच्छे से समझना है, गहराई में समझना है, डिटेल में समझना है,
तो आपको कुछ कंसेप्ट और जानने की जरूरत है। वो कंसेप्ट आप जैसे ही जान जाएंगे, परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्पोररी मैग्नेट को आप चुटकी में आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग उस सारे कंसेप्ट पे बात करेंगे, उसके बाद फिर से बैक टू परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्पोररी मैग्नेट पे आएंगे। तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा कि परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, कैसे बनता है, टेम्पोररी मैग्नेट क्या होता है, टेम्पोररी मैग्नेट कैसे बनता है, सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। बट पहले कुछ कंसेप्ट आपको मैं बताऊंगा, उसके बाद क्लियर। तो चलिए उस सब कंसेप्ट पे बात करते हैं, वो क्या है सारे कंसेप्ट। अब जो भी कंसेप्ट बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बड़ा मजेदार इंटरेस्टिंग है। एक बात और, अब जो भी कंसेप्ट अभी बताऊंगा वो कंसेप्ट आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा, बट नॉलेज के लिए आप रख सकते हैं। अगर कुछ चीज को समझना है तो कुछ चीज जानने की जरूरत पड़ता है, वही चीज है, बट ये आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा। पहले मैं आपको बोल दे रहा हूँ, क्लियर, ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कुछ। तो क्या है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मान लीजिए एक सर्कल में एक चार्ज पार्टिकल Q मूव कर रहा है विथ स्पीड v क्या है, स्पीड है, और Q क्या है, चार्ज है। और जिस सर्कल में मूव कर रहा है उसका रेडियस है r। हमने क्या माना कि एक चार्ज Q एक सर्कल में मूव कर रहा है विथ स्पीड v, और जिस सर्कल में मूव कर रहा है उसका रेडियस है r। इस सर्कल का मान लेते हैं सेंटर क्या है, O है। कुछ देर के बाद ये चार्ज पार्टिकल मूव करके किसी एक पोजीशन पे पहुंच गया। मान लीजिए इनिशियल पोजीशन ये है, कुछ देर के बाद पोजीशन इसका क्या हो गया, B हो गया। तो देखिएगा कैसे मूव कर रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अभी इनिशियली यहां पे था ऐसे, कुछ देर के बाद देखिए मूव करके B पे पहुंचा है। कैसे पहुंचा, ध्यान से देखिएगा, ऐसे। बात समझ में आया? तो ध्यान से देखिएगा। तो जब A से B गया तो सेंटर पे कुछ एंगल बना दिया। देखिए, जब A से मूव करके जब B पे गया तो सेंटर पे कुछ न कुछ एंगल बना दिया। तो मान लेते हैं कि जो एंगल बना है ये एंगल d थीटा है, d थीटा है। ये एंगल बहुत छोटा है, बहुत एंगल छोटा है, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, b थीटा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, d थीटा। d जो होता है, एक्चुअली d जो है हम लोग स्मॉल पैरामीटर के लिए यूज करते हैं, स्मॉल पैरामीटर के लिए यूज करते हैं। स्मॉल पैरामीटर कहने का मतलब, अगर कोई चीज को, अगर आपको छोटा चीज दिखाना है, मान लीजिए एरिया है, मान लीजिए ये एरिया है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा बढ़िया चीज बता रहा हूं। मान लीजिए बहुत बड़ा एरिया है, अगर इसी एरिया में से छोटा सा पोर्शन आपको एरिया दिखाना है, मान लीजिए इसका पूरा एरिया, टोटल एरिया मान लीजिए A है, टोटल एरिया कितना है इसका, A है। अब इसी में से छोटा सा पोर्शन लेना है, छोटा सा पार्ट, और उसका एरिया दिखाना है, तो आप कैसे दिखाएंगे, DA। D जैसी लग गया तो समझ जाइएगा एक छोटा सा पोर्शन की एरिया की बात कर रहा है, बहुत छोटा है। यानी कि अगर इसमें और इसमें कंपैरिजन करें, यानी कि A एंड DA में अगर कंपैरिजन करें तो ये बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है। क्लियर? अगर सिंपल अगर मैं बात करूं कि अगर एक क्यूब है, ये क्या है, क्यूब है, इस क्यूब का वॉल्यूम मान लीजिए V है, इसका वॉल्यूम क्या है, V है। अगर इसी में से छोटा सा वॉल्यूम दिखाना, मतलब छोटा सा, एकदम थोड़ा सा वॉल्यूम दिखाना, मतलब छोटा सा, देखिएगा ध्यान से, यानी कि इसी में से छोटा सा पोर्शन या छोटा सा वॉल्यूम दिखाना है, तो छोटा को वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे dV से। D लगा यानी कि बहुत छोटा वॉल्यूम है। ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है D। याद रखिएगा, D जो होता है छोटा छोटा पैरामीटर को यूज करते हैं। जैसे देखिए ना, बड़ा एरिया में से एक छोटा सा एरिया दिखाना था तो हम क्या करते, DA यूज कर दिए। बड़ा वैल्यू में से अगर छोटा सा वॉल्यूम दिखाना था तो DV कर दिए। तो यहाँ पे क्या है,
बहुत बड़ा एंगल भी बन सकता है, तो बड़ा एंगल में से हम एक छोटा सा एंगल दिखा रहे हैं, तो छोटा एंगल के लिए क्या यूज कर दिए, डी थीटा यूज कर दिए। क्लियर हुआ? डी थीटा क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम बहुत छोटा एंगल को दिखा रहे हैं, तो छोटा एंगल को दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम डी का यूज करेंगे, इसलिए डी थीटा यूज कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे चीज। क्लियर? अब आगे सुनिएगा, जो कंपटीशन का तैयारी करता है उसके लिए बहुत फायदा करेगा, बहुत ज्यादा फायदा करेगा। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा सब। हाँ। तो ये बॉडी, चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल ए पोजीशन से बी पोजीशन तक गया, तो कितना डिस्प्लेस किया, ओ के रिस्पेक्ट में देखिएगा, ऐसे कितना डिस्प्लेस किया है, यानी कि अगर ओ के रिस्पेक्ट में बात करें तो बॉडी जो है डी थीटा डिस्प्लेस किया है। कितना डिस्प्लेस किया है, डी थीटा। डी थीटा डिस्प्लेस किया है, डिस्प्लेस यानी कि डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये डी थीटा को हम लोग बोलते हैं, ये जो डी थीटा जो है इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों बोले, ये चार्ज पार्टिकल ओ के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेस कर रहा है, डी थीटा। कितना डिस्प्लेस कर रहा है, डी थीटा। बट डी थीटा क्या है, एंगल है। क्या है, एंगल। तो एंगल फॉर एंगुलर डिस्प्लेस कर रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बॉडी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डी थीटा डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वर्ड किस लिए, क्योंकि एंगल के फॉर्म में है इसलिए। क्लियर? बात समझ में आ गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेरी गुड। अब आगे सुनिएगा ध्यान से, पढ़ लीजिए इसको। आपको 11th में एक चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा, जिसका नाम है सर्कुलर मोशन, आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर? अब आगे कंसेप्ट, बहुत बढ़िया कंसेप्ट बताने वाला हूँ, बहुत बढ़िया कंसेप्ट, उसमें तो बहुत ज्यादा यूज होगा ये, है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको। गुड। अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा मैं भी को हटा रहा हूं, अब इसका जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगा तो लगा देंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटा एंगल है। तो छोटा के केस में ये वाला जो पोर्शन होगा बहुत छोटा होगा। अगर छोटा होगा तो इसको डी एल यूज कर देते हैं। देखो ध्यान से, ये पूरा सर्कल का लेंथ मान लीजिए क्या है, एल है। पूरे सर्कल का लेंथ क्या है, एल है। तो पूरे सर्कल के लेंथ में से, एल में से अगर छोटा सा लेंथ की बात करेंगे तो क्या होगा, डी एल। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वायर है, ये वायर का लेंथ एल है। अब इसी में से एक छोटा सा लेंथ यूज करना है, एकदम छोटा सा, इतना, तो इस लेंथ को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, डी एल। डी एल यानी कि छोटा सा पोर्शन दिखा रहे हैं, तो छोटा 12 मीटर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डी। तो पूरा वायर का लेंथ है एल, छोटा सा अगर दिखाना है तो क्या कर लेंगे, डी एल। बहुत ये बेसिक आपका है, ये सब सीखिए, आपको आगे फ्यूचर में काम आएगा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि डीएल कैसे हो गया, डी थीटा कैसे हो गया, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ सारा चीज। तो उसी तरह से कि अगर ये पूरा लेंथ इसका एल है, उसी में से एकदम छोटा सा पोर्शन डिस्प्लेस किया, छोटा सा एंगल, तो छोटा सा पोर्शन के लिए एकदम छोटा सा लेंथ कवर करेगा, एकदम छोटा सा कवर करेगा लेंथ। अब छोटा से के लिए क्या लेंगे, डी एल। ये भी किसका पोर्शन है, इसी का पोर्शन है, बट बहुत छोटा है, दैट्स वाई इसको हम लिख रहे हैं डी एल। यानी कि ये वाला पोर्शन यहां से यहां जो लेंथ जो है, ये वाला, ये लेंथ क्या है, डी एल। हम क्यों लिए समझ में आया, क्योंकि बहुत स्मॉल है इसलिए हम इसको डी एल ले रहे हैं। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट आते हैं। मान लीजिए इस चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए इस चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां जाने में टाइम लग रहा है डी टी। डी टी, ध्यान सुनिएगा, डी टी क्यों यूज कर रहे हैं। मान लीजिए यहां से यहां तक जाने में टोटल टाइम लग रहा है टी। फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां तक जाने में टाइम लग रहा है टी। अब उसी में से एकदम छोटा सा डिस्टेंस चल रहा है, यहां से यहां तक छोटा सा डिस्टेंस डीएल। तो छोटा सा डीएल के लिए भी टाइम छोटा सा नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा। तो यहां से यहां तक टाइम के लिए हम बात कर रहे हैं डी टी, मतलब बहुत छोटा टाइम, और छोटा के लिए हम डी यूज करते हैं, डी टी।
क्लियर हो गया यहाँ तक? यहां तक क्लियर? अब आगे सुनिएगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डी थीटा हो गया। क्लियर? अब आगे बात करते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी का। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अच्छे से बाबू लोग, एंगुलर वेलोसिटी का। तो मैं आपको बता दूं कि वेलोसिटी क्या होता है, जो सिंपल हम लोग मोशन में पढ़े, वो वेलोसिटी क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट बाय, क्या पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। याद है कि नहीं? मोशन में क्या पढ़े थे, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। पहले क्या पढ़े थे, वेलोसिटी, अब यहाँ पे क्या क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एक काम करते हैं, इसी में हम वेलोसिटी को क्या कर देते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कर देते हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कर देते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, एंड टाइम हमारा वही है। यानी कि अगर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सिमिलर फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला अलग नहीं है। वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सिमिलर है। क्लियर? अब बताइए यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी थीटा है। वेरी गुड। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम क्या रख देंगे, डी थीटा रख देंगे। अब इस डी थीटा को होने में टाइम कितना लगा है, ये डी थीटा कब बना है, जब ए से बी गया है तब। यानी कि जब चार्ज पार्टिकल ए से बी गया है तब जाके डी थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यानी कि इस डी थीटा को होने में टाइम कितना लगा है, डी थीटा। यानी कि डी थीटा बनने में टाइम कितना लगा है, डी टी। क्या लगा है, डी टी। यानी कि टाइम की जगह क्या रख देंगे, डी टी। अरे सिंपल है कि जब हम वेलोसिटी निकालते हैं तो क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, उसके बाद कौन सा टाइम रखते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट होने में जो टाइम लगा होता है वही टाइम लिखते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डी थीटा, डी थीटा होने में जो टाइम लगा है वही टाइम यहाँ पे लिखेंगे। तो डी थीटा को होने में टाइम कौन सा लगा है, डी टी। तो हम यहाँ पे लिख दी डी टी। तो एंगुलर वेलोसिटी को लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी। ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। अब आगे सुनिएगा ध्यान से। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी को, एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा। देखिए कैसे बना रहे हैं, ऐसे डब्लू नहीं, डब्लू ऐसे करके ऐसे बना देना है। यानी कि इस सिंबल से एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। Therefore, angular velocity equal to d theta by dt। यानी कि एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। देखिए ना, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या है, डी थीटा बाई डी टी। यानी कि एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ये रहा आपका, समझ गए आप लोग अच्छे से, कोई दिक्कत है यहाँ पे? वेरी गुड। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी। अब आगे सुनिएगा ध्यान से। तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला या डी थीटा बाई डी। क्लियर? अब ध्यान से सुनिए एक चीज और कि बॉडी ए से बी गया है, कितना डिस्प्लेस किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। रेडियस कितना है सर्कल का, आर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि डीएल कितना होगा, ये डीएल कितना होगा, यानी कि ए से बी गया तो इसका लेंथ कितना होगा। तो अगर आपको लेंथ ये निकालना यानी कि डीएल निकालना है तो आप कुछ नहीं करना, आपको ये रेडियस जो है वो रेडियस को ये एंगल से मल्टीप्लाई कर देना है। इस एंगल को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। सिंपली एक एग्जांपल आपको दे दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है जिसका रेडियस मान लीजिए आर है, जिसका रेडियस आर है। एक बॉडी यहाँ पे ए
कुछ देर के बाद यहाँ पे चला गया, ये एंगल बना दिया थीटा। अगर आपको ये वाला लेंथ निकालना, ये वाला लेंथ, तो ये लेंथ कैसे निकलेगा, आर इंटू थीटा। 10th में आपको आगे पढ़ना है आर्क लेंथ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। फिलहाल आपको मैं समझा दे रहा हूं अभी। तो अगर मान लीजिए कि आपको अगर ये वाला लेंथ निकालना है, तो ये लेंथ कैसे निकलेगा, सिंपल रेडियस को इस एंगल से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये लेंथ क्या है, डीएल, तो डीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस इंटू ये वाला एंगल यानी कि आर डी थीटा। क्लियर हो गया? तो ध्यान से सुनिएगा, dl इक्वल टू क्या है, आर डी थीटा। तो यहां से डी थीटा क्या हो जाएगा, dl बाई ये आर क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा यानी कि आर। dl इक्वल टू आर डी थीटा है, तो डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नीचे चला जाएगा यानी कि dl बाई आर। अब इस चीज को हम इसमें डी थीटा की जगह पे क्या कर देंगे, रख देंगे। देखिए कैसे, therefore ओमेगा इक्वल टू डी थीटा की जगह क्या रखेंगे, dl बाई आर, नीचे में क्या है, dt है। ये r क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो जब नीचे चला जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, dl ऊपर रह गया, r नीचे, अब dt ऐसे हो गया। ध्यान से देखिएगा, 1 बाई आर dl बाई dt, इसे सेपरेट कर सकते हैं ना, 1 बाई आर बाहर कर दिए, dl बाई dt अलग कर दिए। अब ध्यान से देखिएगा, इसका स्पीड क्या था, v था, इसका स्पीड क्या था, v था। v स्पीड से चार्ज पार्टिकल a पोजीशन से b तक गया है। ये चार्ज पार्टिकल a पोजीशन से b पोजीशन तक गया है, कितने स्पीड से, v स्पीड से। यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया है, dl। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, होता है कि नहीं। तो ये चार्ज पार्टिकल A पोजीशन से B पोजीशन तक गया, कितने स्पीड से, v स्पीड से। कितना डिस्टेंस कवर किया, dl किया। कितना टाइम लिया, dt। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, dl बाई dt। हम सिर्फ A एंड B पोजीशन के लिए निकाल रहे हैं, पूरा के लिए नहीं निकाल रहे हैं। अगर मैं बात करूं A एंड B पोजीशन के लिए, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर कितना, dl, कितना टाइम लगा, d, तो dl बाई dl बाई dt इक्वल टू क्या है, v है। तो क्या यहाँ पे dl बाई dt की जगह पे v रख दूं, और देखो ध्यान से, v इक्वल टू क्या है, dl बाई dt, तो क्या dl बाई dt की जगह v रख दूं, therefore 1 बाई r, इसकी जगह क्या रख दूं, v, यानी कि ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, v बाई r। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। देयरफॉर बोल सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड v इज क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू, या बोल सकते हैं v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करा, रेडियस r है, उसका स्पीड v है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v बाई आर। अगर कोई चार्ज, कोई भी बॉडी, चार्ज हो चाहे कोई भी बॉडी, अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है, स्पीड v है, अगर उस बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो सिंपल v बाई आर कर देंगे तो आपको एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा। ये फॉर्मूला बड़ा मजेदार है, हम आगे यूज करेंगे सब। क्लियर? अब आगे और चीज देख लेते हैं फटाफट। अब आगे है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बारे में आपको 9th क्लास में बता चुके हैं साउंड चैप्टर में कि टाइम पीरियड क्या होता है, कि अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है, अगर एक चक्कर लगाने में जो उसको टाइम लगेगा वही टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। अगर मान लीजिए चार्ज पार्टिकल जो है, जो ए पोजीशन पे, इस चार्ज पार्टिकल को एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा,
वही टाइम को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। पूरे एक चक्कर लगाने में, यानी कि बॉडी ए से चलकर वापस अगर ए में आता है पे, और उसको वापस आने में जो टाइम लगेगा उसी टाइम को क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। तो अगर इस चार्ज पार्टिकल का अगर टाइम पीरियड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा कि अगर इस चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड निकालना है तो देखिए क्या करेंगे कि ये चार्ज को वापस एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा, अगर वो टाइम निकाल देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसके पास चार्ज का टाइम पीरियड कितना है। यानी कि चार्ज को यहां से एक चक्कर लगाकर यहां आने में जो टाइम लगेगा, अगर वो निकाल दिए तो हम बता सकते हैं कि इसके पास टाइम पीरियड कितना है। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। तो टाइम पीरियड इक्वल टू एक चक्कर लगाने में टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, अगर यहां से चला और वापस ए पे पहुंचा तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा। तो सिंपल बोलेंगे सर, इस सर्कल का जो लेंथ होगा यानी सरकमफ्रेंस जो होगा वही उसका टोटल डिस्टेंस होगा एक चक्कर के लिए। एक चक्कर मतलब यहां से यहां तक पहुंचा, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना चला यहां से यहां तक में, तो बोलेंगे सर जिसका इसका लेंथ जितना होगा, जितना सरकमफ्रेंस होगा वही उसका टोटल डिस्टेंस होगा एक चक्कर के लिए। तो एक चक्कर के लिए कितना हो जाएगा लेंथ इसका, 2 पाई आर। सर्कल का अगर रेडियस आर हो तो सरकमफ्रेंस यानी लेंथ ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक चक्कर के लिए, 2 पाई आर। 2 पाई आर ये कितने स्पीड से कर रहा है, तो सिंपल बोलेंगे सर v स्पीड से कर रहा है। ये चक्कर कितने स्पीड से लगा रहा है, v से, तो स्पीड क्या हो जाएगा। अरे सिंपल है यार, फॉर्मूला होता है ना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम क्या हो गया, टाइम पीरियड, डिस्टेंस कितना हो गया चक्कर के लिए, 2 पाई आर हो गया। स्पीड कौन सा स्पीड से चक्कर लगा है, v से, यानी कि टाइम पीरियड इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई आर बाई v। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, यानी कि कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई आर बाई v, टी इक्वल टू 2 पाई आर बाई v। अब सुनेंगे ध्यान से, यहां तक क्लियर हो गया। यानी कि t इक्वल टू 2 पाई आर बाई v। अब ध्यान से सुनिएगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो सर हम पढ़े हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का उल्टा को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को हम एफ से भी डिनोट करते हैं, म्यू से भी डिनोट करते हैं। तो जनरली हम एफ से डिनोट करते हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी को हमने एफ लिखा। एफ इक्वल टू 1 बाई टी। 1 टी कितना है, 2 पाई आर बाई वी, तो रख देते हैं 2 पाई आर बाई वी। ये वी ऊपर चला गया, यानी कि वी ऊपर 2 पाई आर नीचे, यानी कि एफ इक्वल टू वी बाई 2 पाई आर। यहां तक क्लियर। आगे देखिए, अब आते हैं, ये चार्ज है और ये चार्ज मूव कर रहा है, मोशन में है। तो आप लोग पढ़े हैं कि जब चार्ज मूव करता है तो करंट फ्लो करता है, याद आया। यहाँ पे क्यों बता रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं कि जो चार्ज है मूव कर रहा है, अगर मूव करेगा तो करंट फ्लो करेगा, करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो ये चार्ज के मूवमेंट के वजह से करंट कितना फ्लो करेगा, कितना करंट होगा, ये निकालने सीखना है। ये चार्ज क्यों मोशन में है, कितने स्पीड से, v से, तो इसके मोशन के वजह से करंट होगा, तो कितना करंट होगा ये निकालने सीखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम में मिल जाएगा इसका क्वेश्चन। तो अब बात करेंगे स्टार जितना बना सकते हैं ना, आई इक्वल टू, आई इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, क्यू बाई टी। बट यहाँ पे कौन सा टाइम लेंगे, टाइम पीरियड लेंगे। यहाँ पे कौन सा टाइम लेंगे, टाइम पीरियड लेंगे, क्योंकि चार्ज चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा टाइम लेंगे, टाइम पीरियड लेंगे। कौन सा टाइम लेंगे, टाइम पीरियड, यानी क्यू बाई टाइम पीरियड। दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो अभी हम लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या निकाले, 2 पाई आर बाई वी। टी की जगह पे 2 पाई आर बाई वी रख दिया, जो निकाल लेते हैं, वी ऊपर चला जाएगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी बाई 2 पाई आर।
formula number second. Now third formula, I equal to क्या है, Q by T. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q इंटू 1 by T. 1 by T को हम लोग F भी बोलते हैं, यानी कि Q इंटू F. फॉर्मूला नंबर थर्ड. यानी कि ये 3 फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूले से हम लोग करंट निकाल सकते हैं. कब? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है, तो उस चार्ज के फ्लो के वजह से कितना करंट होगा वो हम निकाल सकते हैं. एक क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, ठीक है. तो अभी जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं, उसी कंसेप्ट पे हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर दें. तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि इन अ हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन moves in an orbit of radius 5 into 10 to the power minus 11 meter with a speed of 2.2 into 10 to the power 6 meter per second. Find the equivalent current. क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, एक हाइड्रोजन एटम है, तो एक हाइड्रोजन एटम बना दिए जिसका न्यूक्लियस है. उसी हाइड्रोजन एटम के एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. कितने स्पीड से मूव कर रहा है? तो 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड से. 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड से. और जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस भी दिया हुआ कितना, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर. यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट में मूव कर रहा है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड से. जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस भी दिया हुआ है. तो पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट करंट क्या होगा, यानी कि करंट पूछ रहा है आपसे. क्या पूछ रहा है? करंट पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है करंट. क्लियर? तो आपके पास क्या क्या दिया है? स्पीड दिया हुआ है, रेडियस दिया है एंड इलेक्ट्रॉन दिया है. तो इलेक्ट्रॉन से हम Q का वैल्यू बता सकते हैं. तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. क्लियर? तो एक काम करते हैं, सोल्व करना शुरू करते हैं. इसको इरेज कर रहे हैं हम. तो क्या क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. यस. स्पीड दिया हुआ कितना, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड. रेडियस दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर. हमें निकालना है I. तो अभी I इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, I इक्वल टू क्या लिखे थे, Q बाई T. अगर फॉर्मूला भूल गए तो कोई बात नहीं, बेसिक फॉर्मूला है उसी से कर लीजिए. I इक्वल टू Q बाई T. T इक्वल टू क्या था, 2 पाई R बाई V. V ऊपर जाएगा तो QV बाई 2 पाई R. अब ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, चार्ज दिया है यस, स्पीड दिया है यस, रेडियस दिया है यस. इस फॉर्मूले में सारे चीज को रख दीजिए, करंट आपको मिल जाएगा. देखिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा, QV बाई 2 पाई R. QV बाई 2 पाई R. Q कितना दिया है? नहीं दिया है, आपको याद होना चाहिए सब. रख दिए Q की जगह पे. V कितना दिया है, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड. 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6. 2 पाई इतना 2 पाई. R की वैल्यू देखिए, R का वैल्यू कितना दिया, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11. तो जब इसको सोल्व कीजिएगा, तो सोल्व तो अभी हम नहीं कर सकते हैं, हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख देते हैं. हमारे पास आंसर है इसका, है ना, हमारे पास इसका आंसर है. आपका इसका आंसर आएगा 1.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. ये रहा आपका आंसर. आई थिंक आप लोग को समझ में आ चुका होगा. थैंक यू.